हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से तो आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। देखिए, जब भी किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट होता है तो दो तरीके की रेमेडीज वो पर्सन यूज कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को इन्वोक करने के लिए। फर्स्ट वन, वो किसी मजिस्ट्रेट से कंप्लेन कर सकता है कि ये चीज़ें उसके साथ हुई हैं। सेकेंड वन, सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को वो फाइल कर सकता है किसी भी पुलिस ऑफिसर या किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के बिफोर। अब इन दोनों रेमेडीज में से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम कॉमनली एफआईआर के नाम से जानते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होती है। अब ये इतना यूज़ होती है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह की वैल्यू है, और ये एफआईआर का कॉन्सेप्ट किस तरह की स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठा है क्रिमिनल लॉ में, आज के इस केस में हम ये चीज़ समझेंगे। सो हर एक चीज़ को आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। इस केस का नाम देख लीजिए, शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2010। आज का ये केस इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि एफआईआर से जुड़े क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोविजंस को हम एक इजी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ समझेंगे। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि ये केस किन एरियाज़ को कवर करता है, ये केस किस बारे में बात करता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस केस में एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, उसकी कोई वैल्यू भी है, या जो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, उसके सोल बेसिस पर किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है, उसके सोल बेसिस पर किसी पर्सन को गिल्टी करार दिया जा सकता है। और तो और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये एफआईआर का कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखता है कि जो एफआईआर है क्या वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है या नहीं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले एफआईआर से जुड़े क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिए गए प्रोविजंस को हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि बात करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में। देखिए, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस का मतलब यहाँ ये है कि अगर कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट हो गया है या कोई ऑफेंस का कमीशन अटेम्प्ट हुआ है, उस सिचुएशन में वो पर्सन इंफॉर्मेशन देगा पुलिस ऑफिसर को या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को उस ऑफेंस की जो कि कॉग्निजेबल इन नेचर है। अगर हम सेक्शन 2 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखते हैं, जो कि एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसमें सिंपली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन दे रखी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कुछ ऐसी तरीके के ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड नॉन कॉग्निजेबल इसका पूरा अपोजिट होता है। अगर हम सबसेक्शन 1 देखें सेक्शन 154 का, तो सबसेक्शन 1 सिंपली ये कहता है कि किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन से, वो अगर ओरली दी जाएगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसको राइटिंग में उसे लिखेंगे या किसी और पुलिस ऑफिसर को वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो लिखे, और वो इंफॉर्मेशन जो लिखी गई है वो पढ़ के बताएंगे उस पर्सन को जिस पर्सन ने उन पुलिस ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन दी है। और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दी जाएगी, भले ही वो लिखित में हो या जिसे बाद में लिखा गया हो, उसे साइन करवाया जाएगा उस पर्सन के द्वारा जिस पर्सन ने वो इंफॉर्मेशन दी है। और वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसका सब्सटेंस एक बुक में एंटर किया जाएगा। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक बुक में एज अ रिकॉर्ड रखी जाएगी, जो बुक प्रिपेयर की जाएगी उस ऑफिसर के द्वारा जिस ऑफिसर ने वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है। अब वो बुक जो है वो कुछ इस मैनर में मेंटेन की जाएगी, जो कि मैनर रिकमेंड किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसका प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। प्रोविजो सिंपली ये कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन जो कि किसी वुमन के द्वारा दी गई है, जिस पर ये कुछ सेक्शंस जो दे रखे हैं, इनमें जो ऑफेंसेस हैं अगर वो उस वुमेन के अगेंस्ट या तो कमिट हुए हैं या अटेम्प्ट टू कमिट हुए हैं, जो कि हैं सेक्शन 326A 326B, जो कि बात करते हैं एसिड अटैक से, सेक्शन 354 354A 354B 354C, जो कि बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट विद एन इंटेंट टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। जैसे कि इसमें भी कई काइंड्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट हैं, जैसे कि स्टॉकिंग हो गया, वॉयरिज्म हो गया, डिसरोब हो गया। वहीं सेक्शन 376 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप के बारे में। देखिए, अगर आप रेप का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहते हैं और उसकी पनिशमेंट को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूं, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। सेक्शन 376A 376B 376C D E। अब ये जो 376 ABCDE है, ये कुछ सीरियस काइंड्स ऑफ रेप के बारे में हमें बताते हैं, जैसे कि गैंग रेप, sexual intercourse by a man upon his wife during separation,
कोई अगर माइनर है जो कि अंडर 12 ईयर ऑफ एज है, उस पर रेप अगर कमिट हुआ है, सेम माइनर पर अगर कोई गैंग रेप कमिट हुआ है, या अगर कोई पर्सन किसी वुमन पे रिपीटेडली रेप करता है, या अगर कोई पर्सन किसी वुमन पर रेप करता है जिससे उस वुमन की जो कंडीशन है वो वेजिटेटिव स्टेट में आ जाती है, बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है वुमन की, तो कुछ ऐसी तरीके के रेप के बारे में ये सेक्शंस बात करते हैं। वहीं सेक्शन 509 जो कि बात करता है इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन के बारे में। तो अगर इन सेक्शन में जो भी ऑफेंसेस हैं वो किसी वुमन के अगेंस्ट या तो कमिट हुए हो या अटेम्प्ट हुए हो, उसकी इंफॉर्मेशन अगर वो वुमन रिकॉर्ड करवाना चाहती है तो वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी एक वुमन पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी भी वुमन ऑफिसर के द्वारा। देखिए यहाँ पे मेल ऑफिसर का कोई काम नहीं है, सिंपली वो वुमन जो यहाँ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाना चाहती है रिगार्डिंग दोज ऑफेंसेस, तो वो इंफॉर्मेशन या तो कोई वुमन पुलिस ऑफिसर या कोई भी वुमन ऑफिसर यहाँ रिकॉर्ड करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसी सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए जो कि फर्दर प्रोविजन यहाँ प्रोवाइड करता है हमें, वो सिंपली ये कहता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके अगेंस्ट कोई ऐसे ऑफेंस कमिट हो गए हैं जो कि इन सेक्शंस में दे रखे हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं इंडियन पीनल कोड के कुछ सेक्शंस हैं, या तो उस पर्सन के अगेंस्ट वो ऑफेंस कमिट हुए हो जो इन सेक्शंस में दे रखे हैं या अटेम्प्ट टू कमिट हुए हो, और जिस पर्सन के अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट हुए हैं वो अगर टेम्पररीली या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, तो इस सिचुएशन में अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल है और जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट हुए हैं वो अगर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कराना चाहता है रिगार्डिंग दोज ऑफेंसेस, उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर उस पर्सन की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे उस पर्सन के रेजिडेंस, उस पर्सन के घर पर या एक ऐसी प्लेस पर, एक ऐसी कन्वीनियंट प्लेस पर जो कि उस पर्सन की चॉइस की होगी, जो कि उस पर्सन की मर्जी की होगी, और ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी किसी इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की प्रेजेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जैसा कि आपने देखा सब क्लॉज ए में एक तरह की रिलैक्सेशन दी है मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन को जिनके अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट हुए हैं जो कि इंडियन पीनल कोड के इन सेक्शंस में है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि क्वेश्चन इस चीज़ से भी बन सकता है एग्जाम्स में कि उस पर्सन की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं या तो उस पर्सन के रेजिडेंस पर या कोई भी ऐसी प्लेस जो उस पर्सन को कन्वीनियंट लगे, किसी इंटरप्रेटर की प्रेजेंस में वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जा सकती है, किसी स्पेशल एजुकेटर की प्रेजेंस में उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सब क्लॉज बी में दे रखी है जो कि आप लोगों के लिए समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ सब क्लॉज ए में रिकॉर्ड की जाएगी उस इंफॉर्मेशन को वीडियोग्राफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में, सो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब जैसा कि हमने सबसेक्शन 1 को समझा, सबसेक्शन 2 यहाँ ये कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएंगी सबसेक्शन 1 के अंदर, उस इंफॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्ड की गई है उस इंफॉर्मेशन की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त इंफॉर्मेंट को दी जाएगी जो पर्सन यहाँ इंफॉर्मेशन लिखवा रहा है, रिकॉर्ड करवा रहा है। अब सबसेक्शन 3 यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आप कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाने जाते हैं, आप पर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है और पुलिस ऑफिसर कहते हैं जाओ भाई हम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब एफआईआर रिकॉर्ड करने से रिफ्यूज़ कर देता है यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप उस इंफॉर्मेशन का सब्सटेंस उसे आप पोस्ट कर सकते हैं, बाय पोस्ट भेज सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, जो कि वहाँ पे कंसर्न्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंटेड हैं। और अगर वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को लेकर ही है, अगर एसपी इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाते हैं, इस सिचुएशन में वो या तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उस केस को खुद से या वो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर्स को बोल सकते हैं, जो पुलिस ऑफिसर उनसे सबऑर्डिनेट होंगे, उनसे नीचे रैंक के होंगे, उनसे वो बोल सकते हैं कि हाँ भाई जाओ इन्वेस्टिगेशन करो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो कि हमें मिली है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के रिगार्डिंग है, और इस मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो ऑफिसर है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिन्हें डायरेक्ट किया गया है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा, उस ऑफिसर के पास या उन ऑफिसर्स के पास वो सभी पावर्स होंगी जो कि एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के पास होती हैं। अब सबसेक्शन 3 जैसे जैसे हमने रीड किया, इसको समझा, तो डे टू डे लाइफ में कई सारी चीज़ें हमारे साथ अक्सर ऐसी हो जाती हैं जो कि एक ऑफेंस का रूप ले लेती हैं। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे एफआईआर लिखवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस
स्टेशन में जो ऑफिसर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी हो सकता है या कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, हम आपकी एफआईआर नहीं लिख सकते। तो आप इस सबसेक्शन 3 जो कि सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंशन है, आप इस प्रोविजन का यूज़ करके आगे की प्रोसीडिंग्स को, आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है, उन्हें इन्वोक कर सकते हैं। सो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि सेक्शन 154 इस चीज़ के बारे में बात करता है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाए तो उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन वो किस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर को दे सकता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड सेक्शन 155 नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर की बात करता है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस अगर आप नहीं जानते तो कुछ इस तरीके के केसेस होते हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर पाए। वारंट की ज़रूरत होती है पुलिस ऑफिसर को। अब सेक्शन 155 में एफआईआर की जा सकती है, लेकिन सेक्शन 155 का एक एंगल ये भी है कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उनको इन्वेस्टिगेट किस तरीके से किया जाएगा, इस चीज़ को भी सेक्शन 155 दर्शाता है। तो चलिए सेक्शन 155 के सब सेक्शंस को एक एक करके समझ लेते हैं। सो सबसेक्शन 1 यहाँ ये कहता है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को किसी नॉन कॉग्निजेबल केस के कमीशन को लेके, किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को लेके, उस सिचुएशन में वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उस इंफॉर्मेशन को, सबसेक्शन 1 सिंपली ये कहता है कोई इंफॉर्मेशन जो कि दी जा रही है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिलेटेड होगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से, वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन एंटर करेगा अपनी बुक में। जो बुक कुछ इस मैनर में होगी, जो मैनर प्रोवाइड करेगी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी पर्सन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन दे रहा है रिगार्डिंग दी नॉन कॉग्निजेबल केसेस, उस इंफॉर्मेंट को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मजिस्ट्रेट के पास रेफर कर देगा, मतलब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। सबसेक्शन 2 यहाँ ये कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा कोई भी नॉन कॉग्निजेबल केस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना। जिस मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो उस केस को, जो कि इस सिचुएशन में नॉन कॉग्निजेबल केस है, उसे ट्राई कर सके, उसके पास ये अथॉरिटी हो, ये कॉम्पिटेंसी हो उस केस को ट्रायल करने के लिए या कमिट द केस फॉर ट्रायल करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए आप किसी पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं कि मेरे साथ एक ऐसा ऑफेंस कमिट हो गया है, जो कि पुलिस ऑफिसर यहाँ जान लेता है कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर तब तक उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा जब तक मजिस्ट्रेट यहाँ ऑर्डर नहीं कर देते उस पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के रिलेशन में। अब यहाँ ये चीज़ इसलिए भी होती है क्योंकि जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं वो बहुत लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं अगर हम उनका कंपैरिजन करें विद द कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होते हैं। सो सबसेक्शन 3 सिंपली यहाँ यही कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जिसको ऑर्डर मिल जाता है फ्रॉम द मजिस्ट्रेट कि हाँ भाई आप अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को, तो इस सिचुएशन में वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा अपनी पावर्स, इन्वेस्टिगेट करेगा नॉन कॉग्निजेबल केसेस को। लेकिन वो यहाँ सभी पावर एक्सरसाइज कर सकता है सिवाय एक पावर के, जो कि पावर है टू अरेस्ट विदाउट वारंट। वो किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। इस पावर को छोड़ के वो सभी चीज़ें कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज करेगा जैसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन एक्सरसाइज करता है किसी कॉग्निजेबल केस को देखते टाइम। सो सबसेक्शन 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सबसेक्शन को भी आप ध्यान से समझिएगा। सबसेक्शन 4 यहाँ सिंपली ये कहता है कि अगर कोई केस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस हैं और उन 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस में एटलीस्ट कोई एक ऐसा ऑफेंस है जो कि कॉग्निजेबल इन नेचर है, तो उस सिचुएशन में उस केस को कॉग्निजेबल केस की तरह ही देखा जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी के ऑफेंस अगर यहाँ नॉन कॉग्निजेबल भी हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए कोई केस है जिसमें 3 ऑफेंस कमिट हुए हैं, मल्टीपल ऑफेंसेस हैं, उसमें से एक ऑफेंस यहाँ कॉग्निजेबल है, बाकी के 2 नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस पूरे केस को, जिसमें यहाँ मैंने आपको बताया कि 3 ऑफेंस कमिट हुए थे, उस पूरे केस को एज अ कॉग्निजेबल केस की तरह ही देखा जाएगा, एक कॉग्निजेबल केस ही माना जाएगा, भले ही बाकी के 2 ऑफेंस उसमें नॉन कॉग्निजेबल केस के ही हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर मिनिमम एक भी ऑफेंस उस केस में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उस केस को कॉग्निजेबल केस ही माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अभी तक हमने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से जुड़े क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिए गए प्रोविजंस तो समझ लिए। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ये केस इस बारे में बात करता है कि क्या जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू है या नहीं, इस एफआईआर के सोल बेसिस पर किसी का कन्विक्शन हो सकता है या नहीं, और क्या ये जो एफआईआर है, क्या ये जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट है,
ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है या नहीं। सो इसी चीज़ के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हुए इन क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करते हैं और यहाँ इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे सामने रखते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी पहली स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो कि कम्युनिकेट की जाती है इन्फॉर्मेंट के द्वारा पुलिस ऑफिसर को। मतलब जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन वो कम्युनिकेट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को। एफआईआर का सिर्फ इतना ही काम है और ये कोई सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड स्टेटमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मेन पर्पस किसी भी स्टेटमेंट को सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट और कोरोबोरेट करना ही होता है। अब कोरोबोरेशन का मतलब यहाँ होता है कि किसी स्टेटमेंट को कंफर्म करना, किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करना कोई नया एविडेंस लाके। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है जिसके अकॉर्डिंग मैं किसी पुलिस ऑफिसर के पास जाता हूँ एफआईआर लिखवाने, वो मेरी एफआईआर लिख लेता है। अब एफआईआर में उसने कुछ चीज़ें लिखी होती हैं लेकिन मैं कोर्ट के सामने कुछ और चीज़ें बोल रहा होता हूँ, जिससे जो चीज़ें मेरी एफआईआर में रिकॉर्ड हुई थी और जो चीज़ें मैं ट्रायल जब चल रहा है तब बोल रहा हूँ वो चीज़ें मैच नहीं होती, तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सिंपली यहाँ यही कहना है कि सिर्फ जो एफआईआर है वो कोरोबोरेशन, मतलब जो स्टेटमेंट हमने एफआईआर में दी हैं या जो ट्रायल में या जो प्रोसीडिंग्स के दौरान हम दे रहे हैं उनको मैच करने के लिए, उनको कंफर्म करने के लिए यूज़ होती है या तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ होती है। थर्ड स्टेटमेंट में और अपनी फाइनल स्टेटमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को एकम्पनी करती है। मतलब इन्वेस्टिगेशन जो भी होएगी किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग या ट्रायल जो चल रहा है किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग किसी पर्सन पे, उस चीज़ को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ सपोर्ट करती है, सिर्फ एकम्पनी करती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रही बात यहाँ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के सोल बेसिस पर किसी का कन्विक्शन हो सकता है, तो इस चीज़ का आंसर है डेफिनेटली नो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को सपोर्ट करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो आज का ये केस हम लोगों के लिए डिस्कस करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये केस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के कॉन्सेप्ट से जुड़े कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमारे सामने रखता है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।